will discuss chapter number 32, red blood cells, anemia and polycythemia. So first of all we will discuss red blood cells. रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है. मेजर फंक्शन है रेड ब्लड सेल्स का टू ट्रांसपोर्ट हीमोग्लोबिन विच इन टर्न कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज. रेड ब्लड cells are also called erythrocytes. RBC contain hemoglobin, red blood cells contain hemoglobin. So basically they carry oxygen from the lungs to tissue. तो lungs में जो ऑक्सीजन आती है हीमोग्लोबिन वो कैरी करते हैं और ट्रांसपोर्ट करते हैं टिश्यूज़ के पास, एंड पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके जाते हैं लंग्स के पास, और लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर चली जाती है. कुछ लोअर एनिमल्स में हीमोग्लोबिन सर्कुलेट करता है एज फ्री प्रोटीन इन प्लाज्मा. रेड ब्लड सेल्स में इनक्लोज नहीं होता कुछ लोअर इनवर्टिब्रेट्स में. When it is free, the plasma of the human being, about 3% of it leak through the capillary membrane into the tissue spaces or through the glomerular membrane of the kidney into the glomerular filtrate each time the blood passes through the capillaries. मतलब कई सारे एनिमल्स, कई इन्वर्टिब्रेट्स में हीमोग्लोबिन फ्रीली सर्कुलेट करता है सर्कुलेटरी सिस्टम में विदाउट इनक्लोज्ड इन आरबीसी, लेकिन इनमें लीकेज होती है और कैरिंग कैपेसिटी इतनी एफिशिएंट नहीं होती. Therefore, hemoglobin must remain inside the red blood cell to efficiently perform its function in humans. रेड ब्लड सेल्स हैव अदर फंक्शन, दूसरे फंक्शंस भी होते हैं रेड ब्लड सेल के ट्रांसपोर्ट ऑफ हीमोग्लोबिन के अलावा. दे कंटेन अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस. मतलब हीमोग्लोबिन में बहुत एक एंजाइम होता है बहुत सारा कार्बोनिक एनहाइड्रेस, तो टिश्यूज़ में बनती है बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड, एंड ब्लड में बहुत सारा वाटर होता है, H2O होता है. तो ये दोनों रिएक्ट करते हैं. एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है जिसका एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, कैटालाइज करता है ये रिएक्शन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O का रिएक्शन कैटालाइज करता है. ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है और कार्बोनिक एसिड बनता है इसमें, और ये कार्बोनिक एसिड ब्रेक होता है हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन में. ये बाइकार्बोनेट आयन में ब्रेक होता है. तो ये एंजाइम हीमोग्लोबिन में होता है. बेसिकली हीमोग्लोबिन में कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से उठा रहा है, वो कन्वर्ट कर रहा है बाइकार्बोनेट आयन में, और इस बाइकार्बोनेट आयन को लंग्स तक लेके जाता है. एंड क्योंकि बाइकार्बोनेट में रिवर्सिबल रिएक्शन दोबारा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, और कार्बन डाइऑक्साइड वापस बॉडी से बाहर चली जाती है. बाइकार्बोनेट आयन जाता है लंग्स तक, और लंग्स में ये वापस ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है और ऑक्सीजन बाहर चली जाती है बॉडी से. तो ये यहाँ पे यही लिखा हुआ है दैट कैटालाइज द रिवर्सिबल रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, इंक्रीजिंग द रेट ऑफ दिस रिएक्शन सर्वेल 1000 for the rapidity of this reaction make it possible for the water of the blood to transport enormous quantity of carbon dioxide in the form of bicarbonate ion from the tissue to the lungs. बाइकार्बोनेट आयन मूव करता है टिश्यू से लंग्स की तरफ, where it is converted into carbon dioxide and expelled into atmosphere as a body waste product, और कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पे निकल जाता है. The hemoglobin in the cell is an excellent acid base buffer as it is true of most protein. So the red blood cell are responsible for the most acid base buffering power of whole blood. तो शेप एंड साइज ऑफ रेड ब्लड सेल्स. नॉर्मल रेड ब्लड सेल होते हैं वो बाइकॉनकेव डिस्क होते हैं, हैविंग एन मीन डायमीटर ऑफ अबाउट 7.8 माइक्रोमीटर एंड a thickness of 2.5 micrometer at the thickest point and 1 micrometer or less in the center. The average volume of red blood cell is 90 to 95 cubic micrometers. The shape of red blood cell can change. मतलब रेड ब्लड सेल जब किसी स्मॉल कैपिलरी से गुजर रहे होते हैं तो खुद को
स्क्वीज़ कर लेते हैं, शेप चेंज हो जाती है, बिकॉज इनमें सेल के अंदर इतना ज़्यादा कंटेंट नहीं होता, आराम से गुजर जाते हैं खुद को स्क्वीज़ करके। रिमार्केबली स्क्वीज थ्रो कैपिलरीज से जब गुजरते हैं खुद को स्क्वीज कर लेते हैं। एक्चुअली द रेड ब्लड सेल इज़ अ बिग डेट कैन डिफॉर्म्ड इनटू ऑलमोस्ट एनी शेप, मतलब इसमें इतना कंटेंट नहीं होता। They are more because the normal cell has a great excess of cell membrane for the quantity of material inside. Deformation does not scratch the membrane greatly and consequently most not rupture the cell as could be केस विथ मैनी सेल। तो इसमें इतना कंटेंट नहीं होता, तो आराम से ये शेप चेंज कर लेता है। कंसनट्रेशन ऑफ रेड ब्लड सेल इन द ब्लड इन हेल्दी मैन में जो रेड ब्लड, द एवरेज नंबर ऑफ आरबीसी पर क्यूबिक मिलीमीटर इज़ 52 लाख +- 3 लाख। इन वुमेन 47 लाख +- 3 लाख, मतलब ये एवरेज है। पर्सन लिविंग एट हाई अल्टीट्यूड हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ आरबीसीज। जो लोग हाई अल्टीट्यूड पे रहते हैं उनके पास ग्रेटर नंबर ऑफ आरबीसी, उनके नंबर ऑफ आरबीसी ज़्यादा होते हैं। So, quantity of hemoglobin in the cell. Red blood cell have the ability to concentrate hemoglobin in the cell fluid up to 35 gram in each 100 milliliter of cell. The concentration does not rise this value because this is metabolic limit of cells hemoglobin forming mechanism. Therefore, in normal people, the percentage of hemoglobin is almost always near the maximum in each cell. आरबीसी में हीमोग्लोबिन 34 ग्राम्स पर 100 मिलीलीटर ऑफ सेल होगा। ये सेचुरेटिंग कैपेसिटी है, मतलब आरबीसी इससे ज़्यादा हीमोग्लोबिन नहीं रख सकता अपने अंदर। मतलब जब सारे आरबीसी सेचुरेट हो जाएंगे तब ये वैल्यू होगा 34 ग्राम्स पर मिलीलीटर पर 100 मिलीलीटर। When hemoglobin formation is deficient, the percentage of hemoglobin in the same cell may fall considerably below the value and the volume of the RBC may also, red cells may also decrease because of diminished hemoglobin to fill the cell. When the hematocrit is percentage of blood comprised of WBC cells, मतलब RBC में कितना ब्लड में कितना नॉर्मली आरबीसी होता है, 40% to 45% नॉर्मली आरबीसी होता है ब्लड का। मतलब ब्लड का कितना हिस्सा आरबीसी से भरा हुआ है, 40 to 45% भरा हुआ होता है ब्लड का पार्ट आरबीसी से। अगर किसी इंसान का हेमेटोक्रिट नॉर्मल है तो क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल है, तो मेन में the quantity of hemoglobin in each cell respective cell are normal. The whole blood of men contain, मेन में जो होता है 15 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन पर 100 मिलीलीटर ऑफ सेल्स होता है, और वुमेन में 14 ग्राम पर 100 मिलीलीटर। ईच ग्राम ऑफ प्योर हीमोग्लोबिन इज कैपेबल ऑफ कंबाइनिंग विथ, मतलब हीमोग्लोबिन का 1 ग्राम जो होता है वो कंबाइन कर सकता है 1.34 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन के साथ। Therefore, in a normal man, a maximum of about 20 milliliter of oxygen can be carried in combination with hemoglobin. 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन कैरी हो सकती है हीमोग्लोबिन के साथ इन ईच 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। ये वैल्यूज़ याद रखती हैं। इन नॉर्मल वुमेन 19 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन कैन बी कैरीड, मतलब 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड के साथ नॉर्मल मेन में 20 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन कैरी हो सकती है और वुमेन में 19 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन कैरी हो सकती है। प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में डिफरेंट जगह पे आरपीसीज बनते हैं। पहले तो अर्ली वीक्स ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ में आरपीसीज मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस बनते हैं, यॉर्क सैक में प्रोड्यूस होते हैं। अर्ली लाइफ ऑफ एम्ब्रियो nucleated red blood cell are produced in log cell during middle trimester of gestation. The liver is the main organ, mainly liver में बनते हैं, मगर थोड़े बहुत spleen and lymph node में भी middle trimester में बनते हैं। Then during the last month or so of gestation and after birth,
लास्ट मंथ एंड आफ्टर बर्थ रेड ब्लड सेल्स बनते हैं बोन मेरो में। तक 5 इयर्स का होता है बच्चा तब तक तकरीबन ऑल बोन्स में WBCs बनते हैं, लेकिन 5 इयर्स के बाद बोन मेरो बन रहा था, यानी शाफ्ट्स ऑफ लॉन्ग बोन्स ये सारे फैटी टिश्यूज़ में रिप्लेस हो जाते हैं एक्सेप्ट प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ हिमराई एंड टिबियाई। यहीं फिर भी एरिथ्रोपोइसिस चल रही होती है। इन दोनों जगहों पे एरिथ्रोपोइसिस 5 साल बाद भी चलती है। बाकी सारे बोन्स फैटी टिश्यूज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसके बाद पूरी ज़िंदगी RBC मेम्ब्रेनस बोन के मेरो में बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वर्टिब्री, कहाँ गया, फॉर एग्ज़ाम्पल वर्टिब्री, स्टर्नम, रिब्स, इलिया। तो ये पढ़ लेते हैं। द बोन मेरो इज़ एसेंशियली ऑल बोन प्रोड्यूसेस रेड ब्लड सेल अंटिल 5 साल तक सारी बोन्स के बोन मेरो में बनता है। द मेरो ऑफ द लॉन्ग बोन्स एक्सेप्ट द प्रोक्सिमल पोर्शंस ऑफ हिमरा एंड टिबिया, सारी लॉन्ग बोन्स एक्सेप्ट इन दोनों के बिकम्स क्वाइट फैटी एंड प्रोड्यूसेस नो मोर ब्लड सेल्स, मतलब इन दोनों के बोन मेरो में ही ब्लड सेल्स बनते हैं। आफ्टर अबाउट एज 20, बियॉन्ड दिस एज मोस्ट रेड ब्लड सेल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस इन द मेरो ऑफ मेम्ब्रेनस बोन्स सच एज वर्टिब्री, स्टर्नम, रिब्स एंड इलिया। Even in these bones, the marrow become less productive as age increases. मतलब एज जैसे इंक्रीज होती है एरिथ्रोपोइसिस का प्रोसेस स्लो होता जाता है। ये जैसे टिबिया, फिमर, इनमें यहाँ तक वो स्टॉप हो जाती है और एज के साथ दूसरी बोन्स में भी कम होता जाता है ये प्रोसेस। जेनेसिस ऑफ ब्लड सेल्स, pluripotent hematopoietic stem cells, growth inducers and differentiation inducers. The blood cells begin their lives in the bone marrow from a single type of cell called pluripotent hematopoietic stem cell, from which all the cells of the circulating blood are eventually derived. पहला मेन सेल ये होता है जिससे सारे सेल्स बनते हैं। ये होता है, ये खुद को डिवाइड करता है, फिर इससे सारे सेल्स डिफ्रेंशिएट होते हैं। द सक्सेसिव डिवीजन ऑफ द प्लूरिपोटेंशियल सेल्स टू फॉर्म द डिफरेंट सर्कुलेटिंग ब्लड सेल्स एज दीज सेल प्रोड्यूस अ स्मॉल पोर्शन ऑफ देम रिमेन एक्जैक्टली लाइक द ओरिजिनल pluripotent cells and is retained in the bone marrow to maintain supply of these. Although these number diminish with age के साथ कम होते जाते हैं, most of the reproduced cells however differentiate to form the other type of cells. The intermediate stage are very much like the pluripotential stem cells, even though they have already become committed to a particular line of cells and are called committed stem cells. जैसे ये है pluripotent hematopoietic stem cell, इससे बनेगा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट स्प्लीन, इससे बनेगा जैसे यहाँ पे कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स, और इससे एरिथ्रोसाइट्स बनेंगे। मतलब ये कमिटेड स्टेम सेल है, इससे एक स्पेसिफिक सेल बनने हैं। मतलब स्टेम सेल्स मतलब वो सेल जो डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल में। मल्टीपोटेंट हेमेटोपोइटिक, ये है मल्टीपोटेंट, इसको मल्टीपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स भी कहा जाता है। ऐसा सेल्स जो मुख्तलिफ तरह के ब्लड सेल्स बना सकता है, और ये सेल्स हमारे बोन मेरो में होते हैं, और ये सेल्स डिवाइड होते हैं डिफरेंट सेल टाइप में। सबसे पहले ये माइटोसिस करेंगे और अपना नंबर डिवाइड करेंगे, सेल्फ रिप्लिकेशन ये करेंगे। ये सेल्फ रिप्लिकेशन करते हैं, देन दे डिफ्रेंशिएट इनटू कॉलोनी फॉर्मिंग सेल्स, ये डिफ्रेंशिएट होंगे कॉलोनी फॉर्मिंग सेल्स में, और ये फर्दर डिफ्रेंशिएट होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स में। लाइक इसमें कॉलन, जैसे मैंने बताया एरिथ्रोसाइट, कॉलन फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट, जो सेल एरिथ्रोसाइट्स बनेंगे, ये जो है ना ये कमिटेड सेल है। मतलब इससे दे आर कमिटेड टू प्रोड्यूस ओनली वन टाइप ऑफ ब्लड सेल्स, दीज आर कमिटेड स्टेम सेल्स। इस पूरे प्रोसेस को दो तरह की चीज़ें
मतलब दो तरह की चीज़ें चाहिए। कुछ केमिकल्स को हम कहते हैं इंड्यूसर्स और दूसरे केमिकल्स को कहते हैं हम डिफरेंशिएटर्स। इंड्यूसर्स स्टिमुलेट करेगा प्रोसेस को और डिफरेंशिएटर वो स्पेशल टाइप ऑफ सेल बनाएगा। इंड्यूसर्स बोन मेरो के अंदर नहीं होते, मल्टीपोटेंट हेमेटोपोइटिक सेल्स से डिफरेंट स्टेजेस गुजर रही होती हैं। मतलब आरबीसीज बन गए जिनका काम ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है। अगर ब्लड में लो, ये यहाँ पे लिखा होगा, एक मिनट। The different committed stem cells when grow in culture will produce colonies of a specific type of blood cell. A committed stem cell that produces erythrocyte is called colony forming unit erythrocyte, and the abbreviation colony forming unit erythropoiesis is used to designate this type of stem cell. Likewise, colony forming unit that forms granulocytes and monocyte have the designation colony forming unit, granulocytes and monocytes, and so forth. Growth and reproduction of the different stem cells are controlled by multiple protein called growth inducers की वजह से ये growth and reproduction control होती है। 4 major growth inducers have been described, each having different characteristics. One of the interleukin 3 promotes growth and reproduction of virtually all the different types of committed stem cells, whereas the other induce growth of the only specific type of cells. The growth inducers promote growth but not differentiate of the cell. मतलब growth inducers जो होते हैं वो growth promote करते हैं और differentiate inducers differentiate करते हैं, मतलब special type of cells में. This is the function of another set of protein differentiation inducers. Each of these cause one type of committed cells, stem cells to differentiate one or more step toward a final adult blood cells. Formation of growth inducers and differentiate inducers is itself controlled by factors outside of the bone marrow. ये बोन के अंदर से कंट्रोल नहीं होता। कहाँ गया? For in the case of erythrocytes, red blood cells, exposure of the blood to low oxygen for the long time causes growth induction, differentiation, and the production of greatly increased number of erythrocyte. In the case of some of the white blood cells, infectious diseases cause growth, differentiation, and eventually formation of specific types of white blood cells that are needed to combat each infection. मतलब इंड्यूसर्स बोन मेरो के अंदर नहीं होते, मल्टीपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से डिफरेंट स्टेजेस गुजर रही हैं, आरबीसीज बने, डिफरेंट स्टेजेस गुजर के आरबीसीज बनते हैं। यहाँ पे ये स्टेज गुजरी, फाइनल ये हैं, ये फाइनल आरबीसीज जो बन रहे हैं, मतलब जिनका काम ऑक्सीजन प्रोवाइड करना होता है। अगर ब्लड में लो ब्लड वॉल्यूम है, एनीमिया है, लो हीमोग्लोबिन है, पुअर ब्लड फ्लो है या पल्मोनरी डिजीज़ है कोई, तो की इंड्यूसर प्रोड्यूस होगा एरिथ्रोपोइटिन एंड आरबीसीज की प्रोडक्शन करवाएगा। डिफ्रेंशिएशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, वो पहला सेल जिसके मतलब जिसके फीचर्स आरबीसी से मिले उसे प्रोएरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं। मतलब पहला सेल जो बनेगा जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आगे चल के आरबीसी बनाएगा। द फर्स्ट सेल डेट कैन बी आइडेंटिफाइड एज बिलोंगिंग टू आरबीसी सीरीज इज द प्रोएरिथ्रोब्लास्ट। प्रोएरिथ्रोब्लास्ट बनता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोब्लास्ट से, और इसमें कोई हीमोग्लोबिन नहीं होता है, इसमें इसका साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक होता है, और ये जो है ये प्रोएरिथ्रोब्लास्ट हैज़ बीन फॉर्म्ड, ये मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करता है, इवेंचुअली फॉर्मिंग मेनी मैच्योर रेड ब्लड सेल्स। एरिथ्रोब्लास्ट के बाद जो फर्स्ट वो बनता है, ये अभी एरिथ्रोब्लास्ट बन गया, इसमें कोई हीमोग्लोबिन नहीं है, साइटोप्लाज्म बेसोफिलिक है। इसके बाद ये मल्टीपल टाइम डिवाइड करेगा और इसके बाद बनेगा बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट। इसको अर्ली नॉर्मोब्लास्ट भी कहते हैं।
अब ये बन गया, ये इसमें न्यूक्लियस डिसअपियर हो चुका है, क्रोमेटिन कंडेंस्ड हो चुके हैं, फिर बनता है पॉलीक्रोमेटोफिल इरिथ्रोब्लास्ट। इसको इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट भी बोलते हैं। इसमें थोड़ी थोड़ी हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है। तो जहाँ हीमोग्लोबिन होती है वहाँ साइटोप्लाज्म हो जाता है एसिडोफिलिक। फिर यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है पॉलीक्रोमेटोफिल इरिथ्रोब्लास्ट में। फिर बनता है ऑर्थोक्रोमेटिक इरिथ्रोब्लास्ट। इसमें हीमोग्लोबिन की ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। फिर बनता है रेटिक्यूलोसाइट। इसमें हीमोग्लोबिन मुकम्मल तौर पे बन चुका है, न्यूक्लियस इन बहुत सारे ऑर्गेनील्स इसमें डिसअपियर हो चुके हैं, मगर एक रेटिकुलर नेटवर्क प्रेजेंट है। ये रेटिकुलोसाइट्स कैपिलरीज के पोर से इंटर होते हैं, स्क्वीज होके कैपिलरीज के पोर से इंटर होते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायापेडिसिस। इसमें रेटिकुलर नेटवर्क मौजूद है और ये मतलब जो हमने पहले पढ़ा था कैपिलरीज से, जो कैपिलरीज के पोर से कैपिलरीज में इंटर होते हैं वो रेटिकुलोसाइट्स होते हैं। फिर ये 2 दिन कैपिलरीज में रहते हैं, 2 दिन तक ये रहते हैं, फिर इनसे बन जाते हैं एरिथ्रोसाइट्स। जब इनका रेटिकुलर नेटवर्क ख़त्म हो जाता है तो एरिथ्रोसाइट्स बन जाते हैं। इसमें एरिथ्रोसाइट्स में डीएनए, न्यूक्लियस कुछ भी नहीं होता। ये क्योंकि रेटिकुलोसाइट्स 2 दिन तक सिर्फ रहते हैं, इसीलिए इनका काउंट जो है वो लेस देन 1% होता है। यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा है। The first generation cells are called basophil erythroblast because they attain with basic dyes. The cell at the time has accumulated very little hemoglobin. In the succeeding generation, the cell become filled with hemoglobin to a concentration of about 34%. The nucleus condensed to a small size and its final remnant is absorbed or excreted from the cell. At the same time, the endoplasmic reticulum is also reabsorbed. Organelles खत्म होते जा रहे हैं. The cell at the stage is called reticulocyte because it still contains a small amount of basophilic material consisting of remnant of the Golgi apparatus, mitochondria and a few other cytoplasmic organelles ये बची हुई हैं. During this reticulocyte stage, the cells passes from the bone marrow into the blood capillaries. Reticulocyte ये bone में मतलब blood capillary के पोर के थ्रू blood capillary में इंटर होता है. By diapetasis squeezing through the pores of the capillary membrane. इस प्रोसेस को कहते हैं डायापेडिसिस. द रिमेनिंग बेसोफिलिक मटीरियल इन द रेटिकुलोसाइट नॉर्मली डिसअपियर विद इन 1 and 2 days में ये डिसअपियर होते हैं सारे मटीरियल. एंड द सेल इज देन मेच्योर एरिथ्रोसाइट्स, और मेच्योर एरिथ्रोसाइट बन जाता है. बिकॉज ऑफ द शॉर्ट लाइफ ऑफ रेटिकुलोसाइट, देयर कंसंट्रेशन अमंग ऑल द रेड सेल्स ऑफ द ब्लड इज नॉर्मली स्लाइटली लेस देन 1%. जो मैंने बातें बताई. Regulation of red blood cells production, role of erythropoietin. The total mass of red blood cell in circulatory system is regulated within narrow limits. Adequate red blood cells are always available to provide sufficient transport of oxygen from the lungs to the tissues. The cells do not become so numerous that they impede blood flow. This एरिथ्रोसाइट्स की प्रोडक्शन में जो मेन इंड्यूसर है वो है एरिथ्रोपोइटिन. अगर किसी भी वजह से टिश्यूज़ ऑक्सीजनेशन में मसला है तो सिग्नल जाते हैं आरबीसी या मतलब आरबीसी या हीमोग्लोबिन कम है तो किडनी एरिथ्रोपोइटिन रिलीज करना शुरू कर देती है, और ये एरिथ्रोपोइटिन जाके बोन मेरो या मेम्ब्रेनस बोन पे हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट करवाता है
प्रो एरिथ्रोब्लास्ट में, और ये कुछ स्टेजेस से गुजर के फिर बनता है एरिथ्रोसाइट। मतलब ये जो एरिथ्रोपोएटिन है वो डायरेक्ट एरिथ्रोसाइट नहीं बना रहा होता, ये जाके प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बनाएगा, जिससे आगे चल के मतलब कुछ दिनों में 5 दिनों में एरिथ्रोसाइट्स बनेंगे। Tissues oxygenation is the most essential regulator of red blood cells. Any condition that causes the quantity of to decrease, अगर ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन टू द टिश्यूज डिक्रीज होती है, ऑर्डरली इंक्रीज द रेट ऑफ, तो ये रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन इंक्रीज की जाती है बॉडी में। व्हेन अ पर्सन बिकम एक्सट्रीमली anemic as a result of hemorrhage or any other condition, the bone marrow begins to produce large quantity of red blood cells. Also, destruction of major portion of the bone marrow by any means, especially by X-ray therapy, cause hyperplasia of the remaining bone marrow, thereby attempting to supply the demand for red blood cells in the body. High altitude पे where the quantity of oxygen the air is greatly decreased, insufficient oxygen is transported to the tissue. हाई एल्टीट्यूड पे जब हम होते हैं तो हमारी ऑक्सीजन डिक्रीज़ हो जाती है, बहुत कम ऑक्सीजन हमें मिलती है, टिश्यूज़ को ट्रांसपोर्ट की जाती है। रेड सेल्स प्रोडक्शन इज़ ग्रेटली इंक्रीज्ड, आरबीसी की प्रोडक्शन इंक्रीज की जाती है हाई एल्टीट्यूड पे। इन दिस केस इट इज़ नॉट द कंसंट्रेशन ऑफ रेड ब्लड सेल इन द ब्लड डेट कंट्रोल रेड cell production, but the amount of oxygen transported to the tissue in relation to tissue demand for oxygen. Various diseases की वजह से, जिसकी वजह से डिक्रीज टिश्यू ब्लड फ्लो होता है, एंड पर्टिकुलरली दोज डेट काज फेल्यूर ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन बाय द blood it passes through the lungs, can also increase the rate of RBC production. This is especially apparent in prolonged cardiac failure and in many lung diseases, because the tissue hypoxia resulting from these conditions result in RBC production with a resultant increase in hematocrit and usually total blood volume as well. RBC को increase करने की ज़रूरत फोर कंडीशंस में पड़ती है। एक हाई एल्टीट्यूड, दूसरा डिजीज़ में, तीसरा एनीमिया में, और चौथा डिस्ट्रक्शन ऑफ पोर्शंस ऑफ बोन मेरो। एरिथ्रोपोएटिन स्टिमुलेट्स रेड cells production and its formation increase in response to hypoxia. The principal stimulus for red blood cell production in low oxygen states in a circulating hormone. ये एरिथ्रोपोएटिन है, एक सर्कुलेटरी हार्मोन है, और ये ग्लाइकोप्रोटीन है। इसका मॉलिक्यूलर वेट है 34,000. In the presence of erythropoietin, hypoxia has little or no effect to stimulate red blood cell production. But when the erythropoietin system is functional, hypoxia causes a marked increase in erythropoietin production, and the erythropoietin in turn enhances red blood cells production until the hypoxia is revealed. रोल ऑफ द किडनी इन फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोपोएटिन। नॉर्मल जो 90% हमारा एरिथ्रोपोएटिन होता है वो किडनीज में बनता है, बाकी जो बचा वो लिवर वगैरह में बनता है। इट इज़ नॉट नोन एग्जैक्टली, ये हमें पता नहीं है कि कहाँ पे ये बनता है, मगर ये माना जाता है कि देयर आर फिब्रोब्लास्ट, कहाँ गया, fibroblasts like interstitial cells around either in the cortex or medulla surrounding the tubules, जिसमें erythropoietin बनता है, where much of the kidney oxidation consumption occur. It is likely that other cells, including the renal epithelial cells themselves, also secrete the erythropoietin in response to hypoxia. Renal tissue hypoxia leads to increased tissue level of ये एक मिनट, किडनी रीनल जो सेल्स होते हैं जब सेंस करते हैं कि हाइपोक्सिया है, यानी ऑक्सीजन डिलीवरी कम हो रही है, तो ये सेल्स, रीनल सेल्स से रिलीज होता है हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1, और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, और ये HIF जो है, कहाँ गया, HIF1 जो है
वो बाइंड करेगा एरिथ्रोपोएटिन जीन के हाइपोक्सिया रेस्पॉन्स एलिमेंट से, हाइपोक्सिया रेस्पॉन्स एलिमेंट से, और ये एरिथ्रोपोएटिन बनाएगा, और ये एरिथ्रोपोएटिन फिर जाता है बोन मेरो के पास और इंक्रीज करवाता है प्रोडक्शन प्रो एरिथ्रोब्लास्ट की। देखते हैं विच सर्व इज द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल जीन्स इंक्लूडिंग द एरिथ्रोपोएटिन जीन। ये बाइंड होता है हाइपोक्सिया रेस्पॉन्स एलिमेंट राइजिंग द एरिथ्रोपोएटिन जीन, जिस पे हाइपोक्सिया रेस्पॉन्स एलिमेंट पे जहाँ पे एरिथ्रोपोएटिन जीन लगी होती है, इंड्यूसिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ mRNA एंड अल्टीमेटली इंक्रीज एरिथ्रोपोएटिन सिंथेसिस. At times hypoxia in the other parts of the body but not in the kidney stimulates kidney erythropoietin secretion, which suggested there might be some non-renal sensor that send in additional signals to the kidney to produce this hormone. In particular, both norepinephrine and epinephrine and several of the prostaglandins stimulate erythropoietin production. When both kidneys are removed from a person and when the kidney are destroyed by renal disease, the person variably becomes very anemic because the 10% of the normal erythropoietin form in the other tissues, mainly liver, is sufficient to cause only 1/3 or 1/2 of the red blood cell formation. अगर किसी की किडनीज रिमूव की करें तो आरपीसीज की प्रोडक्शन हाफ या 1/3 हो जाती है, क्योंकि 90% जो आरपीसीज हैं वो किडनी की वजह से बनते हैं. एरिथ्रोपोएटिन मैं बता रही हूँ, एरिथ्रोपोएटिन का काम होता है प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बनाना, ना कि आरबीसीज बनाना. इससे आगे चल के आरबीसीज बनेंगे. एरिथ्रोपोएटिन स्टिमुलस के 24 घंटे बाद ही अपने मैक्सिमम नंबर पे पहुंच जाता है. ये यहाँ पे ये डायग्राम समझाती हूँ. ये टिश्यू ऑक्सीजनेशन कम हुई तो ये जाएगा, ये स्टिमुलस जाएगा किडनी के पास और किडनी रिलीज़ करेगी एरिथ्रोपोएटिन. ये एरिथ्रोपोएटिन जाके हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स को बनाएगा एरिथ्रोब्लास्ट. फिर ये एरिथ्रोब्लास्ट जाके आरबीसीज बनाएंगे. और ये जो टिश्यू ऑक्सीजनेशन डिक्रीज़ हुई है वो इन्फेक्टर्स की वजह से हो सकती है. लो ब्लड वॉल्यूम, एनीमिया, लो हीमोग्लोबिन, पुअर ब्लड फ्लो, पल्मोनरी डिजीज़. Effect of erythropoietin in erythrogenesis. When an animal or a person is placed in the atmosphere of low oxygen, erythropoietin begins to form within minutes to hours. It reaches its maximum production within 24 hours. ये मैंने बताया, मतलब एक दिन में मैक्सिमम प्रोडक्शन इसकी हो जाती है. ये ऑलमोस्ट नो न्यू इसकी प्रोडक्शन हो गई है एक दिन में मैक्सिमम. इसका मतलब ये नहीं कि आरबीसीज बने हैं. आरबीसीज 5 दिन बाद बनेंगे, क्योंकि ये जाके प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बना रहा है, ना कि आरबीसी. इसीलिए आरबीसी बनेंगे 5 दिन बाद. फ्रॉम दिस फैक्ट एज वेल एज फ्रॉम अदर स्टडीज इट हैड बीन डिटरमाइंड दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट इफेक्ट ऑफ एरिथ्रोपोएटिन इज टू स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बनाता है, ना कि आरबीसी. तो एक दिन में इसकी वो प्रोडक्शन मैक्सिमम हुई है. आरबीसी कोई भी नहीं बना. फ्रॉम द हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स इन द बोन मेरो. इन एडिशन वंस द प्रो एरिथ्रोब्लास्ट आर फॉर्म द एरिथ्रोपोएटिन गाज दीज सेल्स टू पास. इनकी मतलब इसकी ये स्टेजेस जो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट के पास स्टेजेस होती हैं उनको भी स्पीड अप करता है रैपिडली थ्रू द डिफरेंट एरिथ्रोब्लास्ट स्टेज देन दे नॉर्मली डू. मतलब नॉर्मली जितनी स्पीड से ये रिएक्शंस चलने होते हैं उसको स्पीड अप करता है, फर्दर स्पीडिंग अप द प्रोडक्शन ऑफ न्यू रेड ब्लड सेल्स. बाकी ये रेड ब्लड सेल्स खुद नहीं बनाता. द रैपिड प्रोडक्शन ऑफ cells continues as long as the person remain in low oxygen state or until enough RBC have been produced to carry adequate amount of oxygen to the tissues despite the low oxygen. At this time, the rate of erythropoietin production decreases at a level that will maintain the required number of red cells but not in excess. In the presence of erythropoietin, few red blood cells are formed by the bone marrow. At the other extreme, when large quantity of erythropoietin are formed and if there is penalty
of iron and other required nutrients available, the rate of RBC production can rise to perhaps 10 or more times normal. Therefore, the erythropoietin mechanism for controlling red blood cells production is powerful one. क्वांटिटी ऑफ एरिथ्रोपोइटिन फॉर्म्ड हो रहा है और आयरन भी हमारी बॉडी में पेनल्टी ऑफ आयरन है, अदर रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल हैं, तो रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन 10 टाइम्स और मोर इंक्रीज होगी. इसलिए एरिथ्रोपोइटिन मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग रेड ब्लड सेल्स प्रोडक्शन इज पावरफुल वन. Maturation of red blood cells requirement for vitamin B12, cyanocobalamin and folic acid. फोलिक एसिड और विटामिन B12 जो है वो इंग्रेडिएंट हैं WBC बनने के लिए. ये नहीं होंगे तो WBC नहीं बनेंगे, RBC नहीं बनेंगे. इनकी मौजूदगी ये इंग्रेडिएंट, जैसे कुकिंग के लिए हम कुकिंग कर रहे हैं तो एक रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वैसे ये दोनों RBC बनने के इंग्रेडिएंट्स हैं. विटामिन B12 और फोलिक एसिड डाइट से मिलते हैं because of the containing need of replenish red blood cells. The erythropoietic cells of the bone marrow are among the most rapidly growing and reproducing cell in the body. Therefore, it could be expected their maturation and rate of reproduction are affected greatly by a person's nutritional status. ये दोनों हमें डाइट से मिलते हैं, न्यूट्रिशन से मिलते हैं. स्पेशली इम्पोर्टेंट फॉर फाइनल मेचुरेशन ऑफ रेड ब्लड सेल आर टू विटामिन B12 and folic acid. Both of these are essential for the synthesis of DNA because each in a different way is required for the formation of thymidine ट्राइफॉस्फेट. विटामिन B12 और फोलिक एसिड की मौजूदगी में थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट बनता है जो डीएनए का एक एसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक है. अगर विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड की कमी है तो थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट नहीं कम बन रहा होगा, तो जो डीएनए बनेगा उसमें थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट कम होने की वजह से एबनॉर्मलिटीज़ आ जाएंगी. एज अ रिज़ल्ट जो आरबीसीज बनेंगे वो थोड़ा एबनॉर्मल होंगे, उनका लाइफ स्पेन कम होगा, तो नंबर ऑफ आरबीसी डिक्रीज होना शुरू हो जाएंगे. Each in a different way is required for the formation of thymidine. One of the essential building block of DNA है ये. Therefore, lack of either vitamin B12 or folic acid causes abnormalities and diminished DNA and consequently failure of nuclear maturation and cell division. Therefore, the erythroblastic cells of the bone marrow, in addition to falling to proliferate rapidly, produce mainly large than normal RBCs called macrocytes. मतलब RBCs की साइज बड़ी होगी and the cell itself has a flimsy membrane flimsy होगी and irregular large oval instead of the usual biconcave disc. मतलब irregular shape होगा. These purely formed cells after entering the circulating blood are capable of carrying oxygen normally, but their fragility causes them to have a short life, 1/2 to 1/3 normal. मतलब इनकी लाइफ आरबीसीज की कम हो जाएगी. Therefore, it is said that deficiency of either vitamin B12 or folic acid causes maturation failure in the process of erythropoiesis. आरबीसीज के बनने के प्रोसेस में मेचुरेशन फेलियर हो जाएगा. मेचुरेशन फेलियर काज्ड बाय प्योर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, pernicious anemia. A common cause of the red blood cells maturation failure is failure to absorb vitamin B12. तो होता ये हमारे गैस्ट्रिक म्यूकोसा विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करवाने के लिए ग्लाइकोप्रोटीन रिलीज करता है जिसका नाम इंट्रिंसिक फैक्टर होता है. दिस ऑफ्टन अकर इन द डिजीज pernicious anemia in which basic abnormality of an atrophic gastric mucosa that fails to produce normal gastric secretion. The parietal cells of the gastric gland secrete a glycoprotein called intrinsic factor रिलीज करवाता है. ये इंट्रिंसिक फैक्टर प्रोटेक्ट करता है विटामिन B12 को डाइजेशन से. मतलब ये विटामिन B12 को डाइजेस्ट नहीं होने देता, विच कंबाइंस विद
vitamin B12 in food and makes the vitamin B12 available for absorption by the gut. It does this in the following way. Intrinsic factor bind tightly इंट्रिंसिक फैक्टर बाइंड हो जाती है विटामिन B12 के साथ, और ये जब एब्जॉर्ब होती है तो अपने साथ विटामिन B12 को भी एब्जॉर्ब करवाती है. मतलब ये एब्जॉर्प्शन के लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर जो होते हैं गैस्ट्रिक म्यूकोजा में वहाँ पे अटैच हो जाती है और इसके साथ विटामिन B12 भी एब्जॉर्ब हो जाता है. और ये इंट्रिंसिक फैक्टर जाके सेल की सरफेस पे बाइंड कर जाती है और किसी सेल में दाखिल हो जाती है और विटामिन B12 को भी साथ ले जाती है. तो पिनोसाइटोसिस में भी इंट्रिंसिक फैक्टर विटामिन B12 को साथ लेके जा रही है. जैसे इन दिस बाउंड स्टेट इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डाइजेशन, इसकी नहीं होती बाय द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिक्रीशन. स्टिल इन बाउंड स्टेट इंट्रिंसिक फैक्टर बाइंड टू स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट्स ऑन द ब्रश बॉर्डर membranes of mucosa in the ileum इसे absorb करवाती है. Then vitamin B12 is transported into blood during the next few hours by the process of pinocytosis के जरिए सेल के अंदर जाती, carrying intrinsic factor the vitamin together through the membrane layer of intrinsic factor. Therefore decrease availability of B. अगर ये इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, इसीलिए उसकी कमी हो जाएगी बिकॉज ऑफ फॉल्टी एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस विटामिन. Once vitamin B12 has been absorbed from the gastrointestinal tract, it is first stored in large quantities in the liver. लिवर में स्टोर किया जाता है. Then released slowly as needed by the bone marrow. बोन मेरो को जब चाहिए होता है तो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ किया जाता है. द मिनिमम अमाउंट ऑफ विटामिन B12 रिक्वायर्ड ईच डे टू मेंटेन नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स मैचुरेशन इज़ ओनली 1 to 3 माइक्रोग्राम्स. रोज़ हमें 1 to 3 माइक्रोग्राम्स नॉर्मली विटामिन B12 चाहिए होता है RBC की मैचुरेशन के लिए. एंड द नॉर्मल स्टोरेज इन द ब्लड एंड अदर बॉडी टिश्यूज़ इज़ अबाउट 1000 टाइम ऑफ दिस अमाउंट. मतलब 1000 टाइम्स ज़्यादा स्टोर होता है विटामिन B12 लिवर और दूसरी जगहों पे टिश्यूज़ वगैरह में. देयरफॉर 3 to 4 years ऑफ डिफेक्टिव विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन आर यूजुअली रिक्वायर्ड टू काज. मतलब ये इतना ज़्यादा स्टोर हो जाता है कि अगर ये विटामिन डिफेक्टिव ये विटामिन B12 एब्जॉर्ब होना बंद हो जाए तो भी 3 या 4 साल बाद हमें वो मसला होगा RBC की मैचुरेशन के लिए. 3 या 4 साल इससे गुजारे जा सकते हैं जो एब्जॉर्ब हो चुका है, जो स्टोर्ड है. फेलियर ऑफ मैचुरेशन काज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ फोलिक एसिड. टेरोई ग्लूटामिक एसिड. फोलिक एसिड इज़ अ नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल. ये वेजिटेबल में होता है, फ्रूट्स में होता है और मीट्स में, स्पेशली लिवर में. हाउएवर इट इज़ ईजीली डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग कुकिंग. Also, people with gastrointestinal absorption abnormality, such as the frequently occurring small intestine disease, SIPUR, often have serious difficulty absorbing both folic acid and vitamin B12. इस disease में ये absorb नहीं होते दोनों. Therefore, in many instances of maturation failure, the cause is deficiency of intestinal absorption of both folic acid and vitamin B12. Formation of hemoglobin. Synthesis of hemoglobin begins in the proerythroblast and continues even in the reticulocytes. फॉर्मेशन इसकी प्रोएरिथ्रोब्लास्ट फर्स्ट जो स्टेज होता है उसी से शुरू हो जाती है और रेटिकुलोसाइट्स तक इसकी फॉर्मेशन चलती रहती है. फिर एरिथ्रोसाइट अगर बन गए तो इसकी फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन स्टॉप हो जाती है. देयरफॉर व्हेन रेटिकुलोसाइट्स लीव द बोन मेरो एंड पास इन द ब्लड स्ट्रीम दे कंटिन्यू टू फॉर्म माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर अनदर डे. एक दिन तक जब ये मेच्योर एरिथ्रोसाइट बन गए तो इसकी फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगी. बेसिक केमिकल स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन. पहले सक्सिनाइल को ए 2 सक्सिनाइल को ए 2 ग्लाइसिन के साथ बाउंड होंगे और बन जाएगा पायरोल. पायरोल का स्ट्रक्चर ये है. फिर 4 पायरोल कंबाइन होके बनाएंगे प्रोटोफायरिन 9. प्रोटोफायरिन 9 आयरन के साथ मिलेगा और हीम बन जाएगा.
हीम मिलेगा पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ, मतलब प्रोटीन की चेन के साथ, और हीमोग्लोबिन चेन अल्फ़ा एंड बीटा बन जाएंगे। 2 अल्फ़ा और 2 बीटा चेन मिलके हीमोग्लोबिन ए बना देंगे। ये स्टेप्स याद होने चाहिए कि हीमोग्लोबिन बन कैसे रहा है। सक्सिनाइल को ए फॉर्म्ड, ये सक्सिनाइल को ए बन रहा है, क्रेब साइकिल से आ रहा है, और ये ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है एक। To form pyrrole molecule in turn 4 pyrrole combine to form porphyrin 9, which then combine with iron to form heme molecule. Finally, each heme molecule combine with a long polypeptide chain globin synthesized by ribosome. राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं और इस पॉलीपेप्टाइड चेन को ग्लोबिन कहते हैं, इसीलिए कहा जा रहा है ग्लोबिन सिंथेसाइज्ड बाय ribosomes, forming a subunit of hemoglobin called hemoglobin chain. Each chain has a molecular weight of about 16,000. हर चेन का, जैसे 2 अल्फ़ा 2 बीटा है, इसमें से हर चेन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 16,000. 4 of these in turn bind together loosely to form the whole hemoglobin molecule. 4 चेन्स मिलके हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल बनाती हैं। ये चेन का पॉलीपेप्टाइड चेन है, बेसिक स्ट्रक्चर है। देयर आर सर्वे स्लाइट वेरिएशंस इन द डिफरेंट सब यूनिट हीमोग्लोबिन चेन डिपेंडिंग ऑन द अमाइनो एसिड कंपोजिशन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड पोर्शन। द डिफरेंट टाइप ऑफ चेन आर डेजिग्नेटेड अल्फा चेन्स, बीटा चेन्स, गामा, डेल्टा। ये अलग टाइप की 4 तरह की चेन्स होती हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन इन द अडल्ट ह्यूमन बीइंग, हीमोग्लोबिन ए ज़्यादातर नॉर्मली अडल्ट ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है, जो कि कॉम्बिनेशन होता है 2 अल्फ़ा चेन्स और 2 बीटा चेन्स का। और हीमोग्लोबिन ए का मॉलिक्यूलर वेट होता है 64,458. Because each hemoglobin chain has a heme prosthetic group containing an atom of iron, and because there are 4 chains होती हैं और हर चेन में अलग अलग की हीम मॉलिक्यूल होता है, और हीम मॉलिक्यूल में आयरन का एटम होता है, सो हर आयरन का एटम O2 के साथ बाइंड करेगा। इसमें 4 आयरन के एटम से मतलब 4 O2 बाइंड होंगे एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ। 4 iron atom in each of these can bind loosely with 1 molecule of O2, मतलब O2 के साथ एक आयरन का मॉलिक्यूल, O2 के साथ दूसरा आयरन का मॉलिक्यूल, तो मतलब टोटल 4 O2 के साथ एक हीमोग्लोबिन बाइंड होगा और 8 O के साथ। ये मॉलिक्यूल है और ये आयनिक फॉर्म है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये बाइंड होते हैं, मेकिंग अ टोटल ऑफ 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 8 oxygen atoms that can be transported by each hemoglobin molecule. The type of hemoglobin chain in the hemoglobin molecule determine the binding affinity of the hemoglobin for oxygen. Abnormalities of the chain can alter the physical characteristics of the hemoglobin molecule as well. सिक्किल सेल एनीमिया एक डिजीज़ है जिसमें ग्लूटामिक जो बीटा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं, उस पर ग्लूटामिक एसिड की जगह विलाइन लगा होता है। ये एक मतलब म्यूटेशन होती है, इस पर ग्लूटामिक एसिड की जगह विलाइन लगा होता है। When this type of hemoglobin is exposed to low oxygen, नॉर्मली तो ये सही होता है, अगर ये लो ऑक्सीजन में मतलब सिचुएशन लो ऑक्सीजन की आ जाए, इट फॉर्म्स elongated crystal inside the red blood cell, ये क्रिस्टल बना देता है, डेट आर समटाइम 15 माइक्रोमीटर, नॉर्मली होता है 7.5 आई थिंक था आरबीसी, तो ये 15 माइक्रोमीटर लेंथ में बढ़ा देता है, बड़े बड़े आरबीसीज बनना शुरू हो जाते हैं। दीज मेक्स इट ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू द सेल टू पास थ्रू मेनी स्मॉल कैपिलरीज, तो इसका साइज बढ़ गया तो ये स्मॉल कैपिलरीज से पास नहीं हो पाएगा। द स्पाइक्ड ends of the crystal are likely to rupture in the cell membrane leading to sickle cell anemia। और इसमें इस म्यूटेशन की वजह से, विलाइन लगने की वजह से इसे हीमोग्लोबिन एस कहते हैं, जिसकी वजह से क्रिस्टल्स बनते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज द एबिलिटी टू कंबाइन लूजली एंड रिवर्सिबली विथ ऑक्सीजन। दिस एबिलिटी इज डिस्कस्ड in relation to this because primary function of hemoglobin in the body is to combine with oxygen in the lungs, and then हीमोग्लोबिन लंग्स में ऑक्सीजन होती है तो उसके साथ बाइंड होता है और टिश्यूज़ में जाके वो ऑक्सीजन
के साथ अनबाइंड हो जाता है, मतलब उसे छोड़ देता है टिश्यूज़ में जाके. रेडियली इन द पेरिफेरल टिश्यूज़ कैपिलरीज वेयर द gaseous tension of oxygen is much lower than the lungs. Oxygen does not combine with two positive bonds of the iron in the hemoglobin molecule. आयरन के पॉजिटिव बॉन्ड्स के साथ ऑक्सीजन कंबाइन नहीं होता. इंस्टीड इट बाउंड लूजली विद वन ऑफ द सो कॉल्ड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड. इतना टाइट बॉन्ड नहीं बनाता, लूज बॉन्ड बनाता है ताकि वहाँ पे टिश्यूज़ में जाके वो बॉन्ड तोड़ भी सके. कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है of the iron atom. This is an extremely loose bond, so the combination is easily reversible. Therefore, the oxygen does not become ionic oxygen but is carried as molecular. ये O2 हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होता है और O2 ही हीमोग्लोबिन जाके टिश्यूज़ में छोड़ता है. ये आयोनिक फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता, जैसे इसके साथ अटैच हुआ था वैसे ही छोड़ता है. Composed of two oxygen atom to the tissues, where because of the loose readily reversible combination it is released into the tissue fluid still in the form of molecular oxygen rather than ionic oxygen. जैसे मतलब रिलीज हुआ था मॉलिक्यूलर फॉर्म में, वैसे ही टिश्यूज़ में छोड़ा जाता है. मेटाबॉलिज्म. बिकॉज आयरन सिर्फ हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में काम नहीं आता, बल्कि दूसरे भी एलिमेंट्स होते हैं जिनमें आयरन मौजूद होता है, जैसे कि मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, peroxidase, catalase. It is important to understand the mean by which iron is utilized in the body. Total body में एवरेज 4 to 5 ग्राम आयरन होता है. टोटल क्वांटिटी ऑफ आयरन इन द बॉडी एवरेज 4 to 5 ग्राम होता है, जिसमें से 65% हीमोग्लोबिन फॉर्म करने के लिए यूज़ होता है और 4% यूज़ होता है मायोग्लोबिन फॉर्म करने के लिए, और 1% इन द फॉर्म ऑफ वेरियस हीम कंपाउंड दैट प्रोमोट इंट्रासेलुलर ऑक्सीडेशन, एंड 0.1% इज कंबाइंड विद द प्रोटीन ट्रांसफरिन इन द बॉडी प्लाज्मा में ट्रांसफरिन के साथ कंबाइन होता है 0.1%, एंड अबाउट 15 to 30% स्टोर्ड होता है लेटर यूज़ के लिए, मेनली इन द रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम एंड लिवर पेरेन्काइमल सेल्स, प्रिंसिपली इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन. ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ आयरन. ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ आयरन इन द बॉडी. ये डायग्राम दी हुई है, ये दिखाती हूँ. And can be explained as follows. When iron is absorbed from the small intestine, जब iron absorb होता है, it is immediately combined with blood plasma with beta globulin apotransferrin to form transferrin. So जैसे ही आयरन एब्जॉर्ब होगी स्मॉल इंटेस्टाइन से, तो वो ब्लड प्लाज्मा में इंटर होगी. तो ब्लड प्लाज्मा में एक बीटा ग्लोबुलिन होता है जिसका नाम है एपोट्रांसफेरिन. तो आयरन बाइंड होगी इस एपोट्रांसफेरिन के साथ और ट्रांसफेरिन बन जाएगा. ये आयरन और प्लस एपोट्रांसफेरिन बनाता है ट्रांसफेरिन. मतलब ब्लड में आयरन आराम से घूमती रहेगी प्लाज्मा में ट्रांसफेरिन की फॉर्म में, और ये ट्रांसफेरिन लिवर में हेपेटोसाइट्स में स्टोर होता है. ट्रांसफेरिन विच इज़ देन ट्रांसपोर्टेड इन द प्लाज्मा. The iron is loosely bound in the transferrin and consequently can be released to any tissue cell at any point in the body. Loosely attached होता है iron इस transferrin में. Excess iron in the body is deposited especially in the liver hepatocytes and less in the reticuloendothelial cells of the bone marrow. In the cell cytoplasm, अब ये ट्रांसफेरिन अगर सेल में इंटर कर गई तो सेल साइटोप्लाज्म के एपोफेरेटिन के साथ बाइंड होगी और फेरेटिन बन जाएगा. एपोफेरेटिन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 460,000 पढ़ते हैं. इन द सेल साइटोप्लाज्म आयरन कंबाइन मेनली विद द प्रोटीन एपोफेरेटिन टू फॉर्म फेरेटिन. एपोफेरेटिन का मॉलिक्यूलर वेट होता है 4,60,000 and varying quantities of iron can combine in the clusters of iron radicals with this large molecule. Therefore, ferritin may contain only a small amount of iron or a large amount. This iron stored as ferritin is called storage iron. जो ये फेरेटिन की फॉर्म में आयरन स्टोर हुआ है, इसे फेरेटिन मतलब इसे स्टोरेज आयरन कहेंगे. Smaller quantity of iron in the storage pool
अब ये फेरेटिन की फॉर्म में आयरन डिफरेंट जगहों पे स्टोर हो रही है. स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ आयरन इन द स्टोरेज पूल आर इन एक्सट्रीमली इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ. बाकी जो आयरन बचा है ये दोनों फॉर्म में तो स्टोर ट्रांसफेरिन और फेरेटिन की फॉर्म में स्टोर हो गया. बाकी जो बचा वो स्टोर होता है हेमोसीडेरिन की फॉर्म में और ये एक्सट्रीमली इनसॉल्युबल है. दिस इज स्पेशली ट्रू व्हेन द टोटल क्वांटिटी ऑफ आयरन इन द बॉडी इज मोर देन द एपोफेरिन स्टोरेज पूल कैन अक्यूमुलेट. हेमोसीडेरिन collect in the cell in the form of large clusters that can be observed microscopically as large particles. In contrast, ferritin particles are so small and dispersed that they usually can be seen in the cell cytoplasm only with the electron microscope. ये जो होता है इसके ये जो होता है ये हेमोसीडेरिन ये बहुत छोटा होता है. ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जा सकता है. नहीं सॉरी, ये माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जा सकता है. ये हेमोसीडेरिन ये माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जा सकता है, मगर फेरेटिन जो है वो बहुत छोटा होता है, वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखा जा सकता है. आयरन की खास तौर पे ज़रूरत होती है हेमोग्लोबिन बनाने के लिए, तो ये ट्रांसफेरिन की खास बाइंडिंग एबिलिटी होती है आरबीसीज के साथ. तो आरबीसी की मेम्ब्रेन के साथ बाइंड हो जाता है, होके ये अंदर चला जाता है और आयरन माइटोकॉन्ड्रिया को दे देता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया हेमोग्लोबिन बना रहा है. When the quantity is low, some of the iron in the ferritin storage pool is removed easily and transported in the form of transferrin in the plasma to the area's body where it needed. A unique characteristic of transferrin molecule is that it binds strongly with receptor in the cell membrane of erythroblast. ये receptors के साथ bind होता है in the bone marrow और अंदर जाता है. Then along with its bound iron it is ingested in the ये अंदर चला जाता है RBC के by endocytosis. There are transferrin delivers the iron directly to mitochondria को देता है, जो मैंने अभी बताया. Where heme is synthesized in people who do not have adequate quantity of transferrin in their blood. Failure to transport iron to the erythroblast in this manner can be cause severe hypochromic anemia. ये अगर किसी इंसान में ट्रांसफेरिन की कमी हो तो आरबीसी में कम आयरन पहुंचेगी, हीमोग्लोबिन कम बन सकेगी, तो इस कंडीशन को कहते हैं hypochromic anemia. Red blood cells that contain much less hemoglobin than normal. When red blood cells have lived the lifespan of about 120 days and are destroyed, the hemoglobin release. जब एक आरबीसी अपनी 120 डेज़ की लाइफ पूरी कर चुका होता है तो वो ख़त्म हो जाता है और हीमोग्लोबिन को मोनोसाइट मैक्रोफेज सेल इंजेस्ट कर लेते हैं और इसमें जो आयरन है उसे दोबारा फेरेटिन की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं. ingested by monocyte macrophages cell, their iron is depleted and is stored mainly in the ferritin pool to be used as needed for the formation of new hemoglobin. Daily loss of iron. A man excrete about 0.6 milligram of iron each day, mainly into the feces. Daily 0.6 mg of iron एक्सक्रीट होता है किसी की बॉडी से. एडिशनल क्वांटिटीज़ ऑफ आयरन आर लॉस्ट व्हेन ब्लीडिंग अकर्स. अगर ब्लीडिंग हो जाए तो ज़्यादा लॉस हो सकता है. फॉर वुमेन मेन में 0.6 mg एक्सक्रीट होता है. इन वुमेन एडिशनल मेंस्ट्रुअल लॉस ऑफ ब्लड बीइंग लॉन्ग टर्म आयरन लॉस टू एन एवरेज अबाउट 1.3 mg पर डे वुमेन में लॉस होता है क्योंकि उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह से. एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. आयरन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द इंटेस्टाइनल small intestine mostly by following mechanism. The liver excrete moderate amount of एपोट्रांसफेरिन. लिवर जो बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन के पास भेजती है उसमें एपोट्रांसफेरिन होता है इनटू द बाइल विच फ्लोज थ्रू द बाइल डक्ट इनटू द डिडिनम.
हेयर द एपोट्रांसफेरिन बाइंड्स विथ फ्री आयरन के साथ यहाँ पे बाइंड होता है, आल्सो विथ सर्टेन आयरन कंपाउंड सच एज हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन फ्रॉम मीट, टू ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ आयरन इन द डाइट। ये दो इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं आयरन के डाइट में। क्या था? मीट। दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड ट्रांसफेरिन। इन it in turn is attracted to and bind with receptor of the membrane of the intestinal epithelial cells. लिवर बाइल सिक्रीशन में एपोट्रांसफेरिन भेज रहा होता है और ये इंटेस्टाइन में जो जाके देखती है कि फ्री आयरन है तो उसके साथ बाइंड हो जाती है और ट्रांसफेरिन बन जाता है। फिर ये आयरन ट्रांसफेरिन के ज़रिए बॉडी तक जाती है। पहले ये इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल के अंदर जाती है, वहाँ रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती है एंड यहाँ से ब्लड की कैपिलरीज में एंटर हो जाती है। तो प्लाज्मा में आयरन ट्रांसफेरिन की फॉर्म में होता है और ये प्रोसेस जो है ना बहुत स्लो है, तो इसलिए ज़्यादा आयरन की एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। then by pinocytosis the transferrin molecule carrying its iron store is absorbed in the epithelial cell and later released in the blood capillaries beneath these cells in the form of plasma transferrin. Iron absorbed from the intestine is extremely slow at a maximum rate of only a few milligrams per day. Only few milligrams absorb हो सकता है. This means that even when tremendous quantity of iron are present, the food only small proportion can be absorbed. Regulation of total body iron by controlling rate of absorption. When the body has become saturated with iron so that essentially all apoferritin in the iron storage areas is already combined with iron, the rate of additional iron absorption from the intestinal tract become greatly decreased. Conversely, when the iron stores have become depleted, the rate of absorption can accelerate probably 5 or more times normal. Thus, total body iron is regulated mainly by altering the rate of absorption. Lifespan of RBC is about 120 days. Are delivered from the bone marrow into the circulatory system. They normally circulate an average 120 days तक ही जिंदा रहते हैं, फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. Even though mature red cells do not have a nucleus, जो मेच्योर आरबीसी होते हैं उसमें न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे डू नॉट, ये सब नहीं होता, बल्कि साइटोप्लाज्मिक एंजाइम होते हैं जो डेट आर कैपेबल ऑफ मेटाबोलाइजिंग ग्लूकोज एंड फॉर्मिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एटीपी. ये साइटोप्लाज्मिक एंजाइम्स एटीपी बनाते हैं. दीज एंजाइम आल्सो मेंटेन pliability ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. इसके फंक्शंस हैं मेंटेन मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, कीप द iron of the cells hemoglobin in the ferrous form either than ferric form, prevent oxidation of the protein in the red blood cells. Even so, the metabolic system of old red cells become progressively less active and the cells become more and more fragile, presumably because their life processes wear out. Once the red cell's membrane become fragile, the cell rupture during passage through some tight spot of the circulation. Many of the red cells self-destruct in the spleen, where they squeeze through the red pulp of the spleen. Therefore, the spaces between the structural nuclei of the red pulp through which most of the cells must pass are only 3 micrometers wide in comparison with the 8 micrometer diameter of the cell. मतलब कैपिलर जहाँ से रेड ब्लड सेल्स जाते हैं वो छोटा है और ये 8, तो इसीलिए ये बर्स्ट हो जाएंगे. When the स्प्लीन ओल्ड एज आरबीसीज की, स्प्लीन में ओल्ड एज आरबीसीज की डेथ होती है. अगर किसी इंसान की स्प्लीन को रिमूव कर दिया जाए तो ये ओल्ड एज आरबीसीज जो हैं ज़्यादा टाइम के लिए सर्कुलेशन में रह सकते हैं. ओल्ड एबनॉर्मल रेड सेल सर्कुलेटिंग इन द ब्लड इंक्रीजेज कंसिडरेबली. डिस्ट्रक्शन ऑफ
हीमोग्लोबिन। व्हेन रेड ब्लड सेल बर्स्ट रिलीज द, जब रेड ब्लड सेल ब्रस्ट होते हैं तो हीमोग्लोबिन रिलीज होता है, और हीमोग्लोबिन इज फेकोसाइटिसाइज्ड बाय मैक्रोफेजेस इनटू हीम एंड ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन फेगोसाइटिसाइज्ड होता है, मैक्रोफेजेस इसे फेगोसाइटिसाइज करते हैं हीम पोर्शन में एंड ग्लोबिन पोर्शन में, but especially by the Kupffer cells by the liver and macrophages of the spleen and bone marrow. During the next few hours today, the macrophages release iron from the hemoglobin and pass it back into the blood. हीम में से आयरन निकालते हैं और उसे ब्लड में भेज देते हैं वापस स्टोर करने के लिए, to be carried transfer in either to the bone marrow of the production or new red blood cell, or to the liver and other tissues for storage in the form of ferritin. The porphyrin portion of the hemoglobin molecule is converted by macrophages through a series of stages. A bile pigment, जो इसका पोरफायरिन पोर्शन होता है उसे बाइल पिगमेंट बिल्यूरुबिन में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि बाद में रिलीज किया जाता है बाइल के थ्रू the blood, एक मिनट, which is released into the blood and later removed from the body by secretion through the liver into bile के थ्रू डाल के फिर उसे रिमूव किया जाता है। एनीमियाज मतलब डिफिशेंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड विच में काज इधर, अगर बहुत कम आरबीसीज हों या आरबीसीज का काउंट उतना ही हो मगर उनमें बहुत कम हीमोग्लोबिन हो, इन दो वजहों की वजह से एनीमिया होती है। सम टाइप्स ऑफ एनीमिया एंड फिजियोलॉजिकल काजेज आर द फॉलोइंग। पहली है ब्लड लॉस एनीमिया। ये वो ब्लड लॉस एनीमिया, अगर किसी बंदे का बहुत ब्लड लॉस हुआ है, आरबीसीज कम हो जाएंगे आफ्टर रैपिड हेमरेज, मतलब ब्लड लॉस की वजह से किसी एक्सीडेंट हुआ है, उसकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हुई है। हेमरेज मतलब इन एस्केप ऑफ ब्लड फ्रॉम अ रैप्चर्ड ब्लड वेसल। द बॉडी रिप्लेसेस द फ्लूइड पोर्शन ऑफ प्लाज्मा, एक 1 to 3 days में रिप्लेस हो जाता है, बट दिस लीव्स लो, जो मतलब ब्लड लॉस हुआ है तो आरबीसीज कम हुए हैं, तो अगर इस जो ज़ख़म लगा है उस पर दूसरा ज़ख़म नहीं लगता तो 3 to 6 days में वो कंसंट्रेशन वापस नॉर्मल हो जाती है आरबीसीज की, मगर वो 3 to 6 days वो इंसान एनीमिक रहेगा, उसमें एनीमिया होगी। इन क्रोनिक ब्लड लॉस, अगर क्रोनिक ब्लड लॉस हो रहा है, फॉर एग्जांपल किसी की स्टमक में अल्सर है, किसी के स्टमक में अल्सर है, उस अल्सर से थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है, तो रोज़ थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग हो रही है, दिस इज़ क्रोनिक ब्लड लॉस। ये इंटेस्टाइन में ट्यूमर है और वो ट्यूमर ब्लीड कर रहा है, इसे क्रोनिक अल्सर क्रोनिक ब्लड लॉस कहेंगे। तो वो इंसान इतना आयरन एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा जितना उसका वो ब्लड लॉस हो रहा है, तो आरबीसी स्मॉल बनेंगे एंड बहुत थोड़ा हीमोग्लोबिन होगा उसमें। इस कंडीशन को कहते हैं कहाँ गया, एक मिनट है, इस कंडीशन को कहते हैं माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। In chronic blood loss, a person frequently cannot absorb through iron from the intestine to form hemoglobin as rapidly as it is lost. मतलब जितने आरबीसीज लॉस्ट हो रहे हैं उतना आयरन गेन एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। रेड सेल्स डेट आर मच स्मॉलर देन द नॉर्मल, इसके रिजल्ट में बहुत छोटे रेड ब्लड सेल्स बनेंगे एंड उसमें बहुत कम हीमोग्लोबिन होगा इनसाइड देम एंड देन आर, जिसकी वजह से माइक्रोसाइटिक क्रोमिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगी। एप्लास्टिक एनीमिया ड्यू टू बोन मेरो डिसफंक्शन, मतलब बोन मेरो में आरबीसी नहीं बन रहे, फॉर एग्जांपल हाई डोज रेडिएशन की वजह से या कीमोथेरेपी की वजह से बोन में लेक ऑफ फंक्शनिंग ऑफ बोन मेरो, आरबीसीज बोन में नहीं बन रहे। एक मिनट,
बहुत सारी वजहों की वजह से, जैसे हाई डोज रेडिएशन और कीमोथेरेपी की वजह से बोन की जो स्टेम सेल्स होते हैं वो डैमेज हो सकते हैं, या इंसेक्टिसाइड्स की पॉइजनिंग, या बेंजीन की पॉइजनिंग, या गैसोलीन की पॉइजनिंग में का सेम इफ़ेक्ट। इन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जैसे कि SLE है, ल्यूपस एरिथमेटोसिस, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस, द इम्यून सिस्टम बिगिन टू अटैकिंग हेल्थी सेल्स सच एज बोन सेल। SLE में जो होता है बोन्स, वो हमारा अपना इम्यून सिस्टम बोन सेल के स्टेम सेल्स पे अटैक करता है, तो विच में काज टू एप्लास्टिक एनीमिया। इन अबाउट हाफ ऑफ aplastic anemia cases the cause is unknown। बहुत तकरीबन हाफ जो एप्लास्टिक एनीमिया होती हैं उनका काज अननोन होता है, उनका काज हमें नहीं पता। अ कंडीशन इज कॉल्ड एडियोपैथिक एप्लास्टिक एनीमिया। पीपल विथ सेवियर एप्लास्टिक एनीमिया यूजुअली डाई अनलेस, इनका ये ज़्यादातर मर जाते हैं, और इनका जो ट्रीटमेंट जो किया जाता है वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन या बोन मेरो ट्रांसप्लांट से किया जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से RBCs बढ़ाए जाते हैं या बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन की जाती है। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया RBCs का साइज़ नॉर्मल से बहुत ज़्यादा होता है। RBCs की मेचुरेशन के लिए चाहिए होते हैं विटामिन B12 फोलिक एसिड एंड इंट्रेसिक फ्रॉम one can readily understand that the loss of any of one of the can lead to low। मतलब इसका ये है कि RBC की मेचुरेशन के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं। ऐसी कंडीशन होती है जिसमें विटामिन B12 सही से एब्जॉर्ब नहीं होता, जैसे कि पर्नीशियस एनीमिया जो हमने पीछे डिस्कस किया, पर्नीशियस एनीमिया। इसमें क्या होता है कि इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है स्टमक से वो रिलीज़ नहीं होता, जिसकी वजह से विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होता स्टमक से, तो इसकी वजह से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, मतलब लार्ज RBCs बनते हैं। एंड जब ये लार्ज RBCs ब्लड वेसल से गुजरते हैं तो ये फट जाते हैं, तो RBCs का काउंट कम हो जाएगा, तो ऐसे एनीमिया को कहते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। या अगर डाइट में फोलिक एसिड या विटामिन B12 कम है तो भी मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। और ये दूसरी किस वजह से होता है, इंटेस्टाइनल, कहाँ गया, ये पढ़ लेते हैं पहले। can lead to low reproduction of erythroblast in the bone marrow. As a result, red blood cell grow too large with odd shapes, मतलब गोल शेप के बनेंगे, बाइकॉन्केव नहीं बनेंगे, इसका मेगलोब्लास्ट, और ऐसे सेल्स को मेगलोब्लास्ट कहते हैं। एट्रोफी ऑफ द स्टमक म्यूकोजा इज अकर इन पर्नीशियस एनीमिया और लॉस ऑफ द एंटायर स्टमक आफ्टर सर्जिकल टोटल gastrectomy can lead to megaloblastic anemia. Also patient who have intestinal sprue, इसकी वजह से भी वो in which folic acid, vitamin B12 and other vitamin B compounds are purely absorbed। इन दो कंडीशन की वजह से ये एब्जॉर्ब नहीं हो सकते, एक पर्नीशियस एनीमिया और दूसरा इंटेस्टाइनल स्प्रू। Often develop megaloblastic anemia because of these stresses. The megaloblastic cannot proliferate rapidly enough to form normal numbers of RBCs. Those RBCs that are formed are mostly oversized, शेप भी इनकी दूसरी होती है, एंड फ्रेगिल मेम्ब्रेन इनकी होती है। These cells rupture easily, leaving the person a dire need of an adequate number of RBC। ये जल्दी रप्चर हो जाते हैं। होमोलाइटिक एनीमिया, hemolytic anemia, different abnormalities of red blood cell, many of which are hereditary acquired, make the cell fragile, so they rupture easily as they go through the capillaries। तो इसमें RBCs फट जाएंगे और उनका काउंट कम हो जाएगा। हेमोलाइटिक एनीमिया वो होता है जिसमें RBCs फट जाएं, स्पेशल थ्रू द स्प्लीन या कैपिलरीज से गुजरते हुए फट जाएं। इवन थ्रू द नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल फॉर्म में बी नॉर्मल और इवन मच ग्रेटर देन द नॉर्मल इन सम हेमोलाइटिक डिजीजेज। द लाइफ स्पेन ऑफ द सो शॉर्ट
इनका लाइफ स्पेन बहुत शॉर्ट होता है. डेड द सेल्स आर डिस्ट्रॉयड फास्टर देन दे बी फॉर्म्ड एंड सीरियस एनीमिया रिजल्ट्स. इसके काजेज़ जो हैं, हेमोलाइटिक एनीमिया का एक काज है हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस. इसमें आरबीसीज बहुत छोटे एंड स्फेरिकल होते हैं. ये बायकॉन्केव से स्फेरिकल हो गए आरबीसीज, तो ये तब कैपिलरी से गुजरेंगे तो फट जाएंगे. हेरिडिटी स्फेरोसाइटोसिस. द रेड आरबीसीज आर वेरी स्मॉल स्फेरिकल आइदर देन द बायकॉन्केव नहीं होते, स्फेरिकल होते. दिस सेल कैन नॉट विथस्टैंड comparison forces because they do not have the normal loss bag-like cell membrane structure of the biconcave disc. On passing through the splenic pulp and some other tight vascular beds, they are easily ruptured by even slight compression. थोड़ी सी भी compression होती है उससे ये rupture हो जाते हैं. And sickle cell anemia. सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन में ग्लूटामिक एसिड की जगह विलाइन लगा होता है. इसे हीमोग्लोबिन एस कहते हैं. विच इज़ प्रेजेंट वेस्ट अफ्रीकन और अमेरिकन ब्लैक्स में 0.3 to 1% ये सिकल सेल एनीमिया पाई जाती है. द सेल्स हैव एबनॉर्मल टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन एस. हीमोग्लोबिन एस वो होता है जिसमें ग्लूटामिक एसिड की जगह विलाइन लगा हो, और इसमें आरबीसीज की शेप सिक्ल मतलब कॉमा लाइक होती है आरबीसीज की शेप. तो जब वो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी तो ये सेल रप्चर हो जाते हैं. यहाँ पे कंटेनिंग फॉल्टी बीटा चेन में विलाइन लगा होता है इन द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एज एक्सप्लेन अर्लियर इन द चैप्टर. ये मैं अर्लियर बता चुकी हूँ सिकल सेल एनीमिया. व्हेन दिस हीमोग्लोबिन इज एक्सपोज्ड टू लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इट precipitates into long crystals inside the cell RBC. These crystals along the cell and give it the appearance of sickle rather than the biconcave. मतलब comma. The precipitated hemoglobin also damages the cell membrane, so the cell become highly fragile, leading to serious anemia. Such patients frequently experience a vicious circle of events called sickle cell disease crisis, in which low oxygen tension in the tissue causing sickling, which lead to rupture red cells, which causes a further decrease in oxygen tension and still more sicking and red cell destruction. Once the process starts, it progresses rapidly. अगर ये शुरू हो गई प्रॉब्लम तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ेगी. इवेंचुअली इन अ सीरियस डिक्रीज इन रेड ब्लड सेल विद इन अ फ्यू आवर्स एंड इन सम केसेस डेथ भी हो सकती है. इन एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टिलिस. तो ये जो ये बीमारी आप लोग फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ चुके होंगे. इसमें मदर जो होती है वो RH नेगेटिव होती है, और जो एक मिनट, हाँ, मदर जो होती है RH नेगेटिव होती है और बेबी RH पॉजिटिव वो होता है. जो फीटस होता है उसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव होता है. तो RH पॉजिटिव रेड सेल्स इन द फीटस आर अटैक्ड बाय द एंटीबॉडीज़. जो मदर की मतलब RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो उसमें जो एंटीबॉडीज़ होगी वो बच्चे पे अटैक करती हैं, बच्चे के ब्लड सेल्स पे अटैक करती हैं. दीज एंटीबॉडीज़ मेक द RH पॉजिटिव सेल फ्रेगुलर. बच्चे के सेल्स खराब बनते हैं, लीडिंग टू रैपिड रप्चर एंड काजेज द चाइल्ड टू बी बॉर्न विथ सीरियस एनीमिया. ऐसे चाइल्ड सीरियस एनीमिया के साथ पैदा होते हैं. The extremely rapid formation of new red cells to make up for the destroyed cell in erythroblastosis fetalis causes a large number of early blast form of RBCs to be released from the bone marrow into the blood. Effects of anemia on function of circulatory system. द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड की कंसनट्रेशन ऑफ RBCs पे डिपेंड करती है कि कितने RBCs हैं. इन सिवियर एनीमिया हीमोग्लोबिन कम होता है, RBCs कम होते हैं. ब्लड विस्कोसिटी में फॉल एज लो एज 1.5 times that of water rather than the normal value of about 3. This decreases the resistance of blood flow in the peripheral blood vessel. ब्लड की
आरबीसीज कम होंगे, ब्लड की विस्कोसिटी कम होगी, इसी वजह से ब्लड वो होगा, बहुत थिन होगा, तो इसी वजह से जल्दी जल्दी फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस उसकी कम होगी. Normal quantities of blood flow through the tissues and return to the heart, thereby greatly increasing cardiac output. अगर ब्लड में आरबीसीज कम होंगे तो ब्लड की विस्कोसिटी भी कम होगी, यानी अगर किसी में सीवियर एनीमिया है तो टोटल ब्लड विस्कोसिटी विल फॉल, और इस वजह से पेरिफेरल ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो की रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगी. विस्कोसिटी कम होगी तो ब्लड बहुत तेज़ी से फ्लो करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड हार्ट में जाएगा और बाहर निकलेगा, तो मतलब कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है. ज़्यादा ब्लड हार्ट में जाएगा, ज़्यादा निकलेगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा. एनीमिया में आरबीसीज कम हैं तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, तो ब्लड वेसल्स डायलेट होंगी, मतलब डायामीटर इंक्रीज होगा ब्लड वेसल्स का, तो उसमें से ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड गुजरेगा, इसकी वजह से भी ब्लड कार्डिक आउटपुट मज़ीद बढ़ेगा. यानी एनीमिया में हमेशा कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होता है. 2 वजहों से कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होता है. एक वो विस्कोसिटी इंक्रीज होने की विस्कोसिटी डिक्रीज होने की वजह से, और दूसरा जो है वो ब्लड वेसल्स डायलेट होने की वजह से. तो moreover, hypoxia resulting from diminished transport of oxygen by the blood causes the peripheral blood vessels to dilate, allowing a further increase in the return of the blood to the heart and increasing the cardiac output still higher level, और बढ़ा देगा, sometimes 3 to 4 times normal. Thus, one of the major effect of anemia greatly increase cardiac output. एनीमिया का मेजर इफेक्ट एक तो होता है कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होता है, और पंपिंग ब्लड की बढ़ जाती है, वर्कलोड ब्लड पे बढ़ जाता है. 2 इसके रिजल्ट्स होते हैं. द इंक्रीज कार्डिक आउटपुट इन एनीमिया पार्शली ऑफसेट्स द रिड्यूस्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी. एनीमिया में हार्ट का वर्कलोड बड़ा होता है, और अगर कोई एनीमिक पर्सन एक्सरसाइज करता है तो एक्सरसाइज में हार्ट का वर्कलोड और ज़्यादा बढ़ जाता है. बिकॉज इंक्रीज टिश्यू डिमांड फॉर ऑक्सीजन, इट रिजल्ट इन acute cardiac failure. तो reduce oxygen carrying effect of the anemia, because even though each unit quantity of blood carries only a small quantity of oxygen, the rate of blood flow may increase through the almost normal quantities of oxygen are actually delivered to the tissue. However, एनीमिक पर्सन अगर एक्सरसाइज करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, द हार्ट इज़ नॉट केपेबल ऑफ पंपिंग मच ग्रेटर क्वांटिटी ऑफ ब्लड. इट इज़ मतलब पहले ही उसका कार्डिक आउटपुट बहुत बड़ा हुआ है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता. कॉन्सिक्वेंटली ड्यूरिंग एक्सरसाइज विच ग्रेटली इंक्रीज टिश्यू डिमांड फॉर ऑक्सीजन बढ़ जाती है. एक्सट्रीम टिश्यू हाइपोक्सिया हो जाता है, रिजल्ट इन एक्यूट कार्डिक फेलियर, हार्ट काम करना छोड़ सकती है. पोलीसाइथीमिया मतलब आरबीसीज का काउंट नॉर्मल से बढ़ जाए. पोली मतलब मल्टी, साइथीमिया मतलब आरबीसीज का नॉर्मल से काउंट बढ़ जाए तो होती है सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया. का दूसरा नाम है फिजियोलॉजिक पोलीसाइथीमिया. बॉडी नॉर्मल रिएक्ट करेगी किसी चीज़ पे, मतलब बॉडी नॉर्मली रिएक्शन दे और उस आरबीसीज बढ़ जाएं. वेन एवर द टिश्यू बिकम हाइपोक्सिक बिकॉज ऑफ टू लिटिल ऑक्सीजन, जैसे कि हाई एल्टीट्यूड्स पे, और बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू द टिश्यू सच एज इन कार्डिक फेलियर, द ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस लार्ज क्वान्टिटी ऑफ एक्स्ट्रा रेड ब्लड सेल. ये बॉडी का नॉर्मल रिएक्शन था वो कुछ सही करने के लिए, तो उसमें आरबीसीज बॉडी ने बढ़ा दिए. दिस कंडीशन इज कॉल्ड सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया. जैसे कि हाई एल्टीट्यूड पे तो वहाँ ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है, तो बॉडी में बहुत कम ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन का बॉडी का नॉर्मल रिस्पॉन्स ये होता है कि बॉडी स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एरिथ्रोपोइटिन. तो इसकी वजह से ज़्यादा आरबीसीज बनते हैं, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से आरबीसीज बढ़ गए. इसे सेकेंडरी पोलीसाइथीमिया कहेंगे. इसमें रेड ब्लड सेल्स काउंट नॉर्मल राइज टू 6 to 7
6 to 7 बढ़ जाता है एंड 30% अबव नॉर्मल लेवल हो जाता है. अ कॉमन टाइप ऑफ सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया इज़ physiologic polycythemia occur in natives who lives in altitude of 1400 to 1700 feet. जो high altitude पे रहते हैं उनमें ये होता है. Where the atmosphere oxygen is very low, the blood count is generally 6 to 7. This allows these people to perform reasonable high level of continuous work even in rarefied atmosphere. Polycythemia vera, erythemia, ये प्राइमरी पॉलीसाइथीमिया है. ये होता है बिकॉज ऑफ जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, और इस जेनेटिक एब्रेशन की वजह से होमोसाइटोब्लास्टिक हैं. जो होमोसाइटोब्लास्टिक हैं दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मोर एंड मोर आरबीसीज एंड बॉडी में आरबीसीज जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से सिर्फ हेमोक्रिट नहीं बढ़ता बल्कि ब्लड का वॉल्यूम भी बढ़ जाता है. इन एडिशन टू दोज पीपल हु गिव्स फिजियोलॉजिक पॉलीसाइथीमिया, अदर्स हैव अ पैथोलॉजिक कंडीशन नोन एज पॉलीसाइथीमिया वेरा, इन विच द आरबीसीज काउंट में बी 7 to 8, उसमें 6 to 7 हो जाता है, इसमें 7 to 8 हो जाता है. द हेमोक्रिट में बी 60 to 70% इंस्टीड ऑफ द नॉर्मल. जो हिमोक्रिट मतलब आरबीसीज का वेट होता है, मास होता है ब्लड में, वो होता है 40 to 45%. मगर पॉलीसाइथीमिया वेरा में वो मास हो जाता है 60 to 70%, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है. पॉलीसाइथीमिया वेरा इज कास्ड बाय जेनेटिक अबरेशन इन द homocytoblastic cells that produce the blood cells. The blast cells no longer stop producing RBCs when too many cells are already present. बनाता जाता है जबकि बॉडी में बहुत ज़्यादा मौजूद है. This causes excess production of RBCs in the same manner that a breast tumor causes excess production of the specific type of breast cells. जैसे कैंसर में नहीं बनते जाते मतलब पॉइजन सेल्स, वैसे ही इसमें बनते जाते हैं, भले बॉडी में बहुत ज़्यादा जमा हो चुके हैं. इट यूजुअली काजेज एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स एज वेल. ये WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स सब बनाता जाता है. इन पॉलीसाइथीमिया वेरा नॉट ओनली डज द हेमोक्रिट इंक्रीज बट टोटल ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है इसमें. एक मिनट. सम ओकेजन्स टू ऑलमोस्ट ट्वाइस नॉर्मल, कभी कभी डबल भी हो जाता है. एज अ रिजल्ट द इंटायर वेस्कुलर सिस्टम बिकम इंटेंसली engorged. Also many blood capillaries become plugged by the viscous blood. The viscosity of blood in polycythemia vera sometimes increase from the normal of 3 times the viscosity of 10 times of the water. इसमें विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है बहुत ज़्यादा. इंटायर वेस्कुलर सिस्टम इंटेंसली इंगोर्ज्ड हो जाएगा और ब्लड की विस्कोसिटी बहुत इंक्रीज कर जाएगी. इफेक्ट्स ऑफ पॉलीसाइथीमिया ऑन फंक्शन ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. बिकॉज द ग्रेटली इंक्रीज इन द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इन पॉलीसाइथीमिया में विस्कोसिटी बहुत इंक्रीज कर जाती है. ब्लड फ्लो थ्रू द पेरिफेरल ब्लड ऑफ्टन इज़ वेरी sluggish. In accordance with the factors that regulate return to the blood to the heart. Increasing blood viscosity decrease the rate of venous return to the heart. पॉलीसाइथीमिया की वजह से विस्कोसिटी इंक्रीज होगी और ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ेगा और इसका कार्डिक आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. द ब्लड इज इंक्रीज्ड. कन्वर्सली द ब्लड वॉल्यूम इज़ ग्रेटली इंक्रीज इन पॉलीसाइथीमिया. आरबीसीज बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ेगा. व्हेन टेंड्स टू इंक्रीज वीनस रिटर्न. Actually, the cardiac output in polycythemia is not far from normal because these two factors may or less neutralize each other. कार्डिक आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. पोलीसाइथीमिया में आर्ट्रियल प्रेशर भी नॉर्मल रहता है. Also normal in most people with polycythemia, although in about 1/3 of them the arterial
प्रेशर इज़ एलिवेटेड, बहुत कम लोगों में चेंज होता है, बाकी दूसरों में कोई फ़र्क नहीं पड़ता. दिस मीन्स दैट द ब्लड प्रेशर रेगुलेटिंग mechanism can usually offset the tendency for increasing blood viscosity to increase peripheral resistance and thereby increase arterial pressure. Beyond certain limits, however, these regulations fail and hypertension develops. Color of skin depends to a great extent on the quantity of blood in the subpapillary venous plexus. तो ये स्किन के नीचे जो कैपलरी होती है उसका नाम ये होता है. इसमें ब्लड की स्किन का कलर इस कैपलरी में ब्लड की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है. पॉलीसाइथीमिया में ब्लड इंक्रीज हो जाता है और ये जो यहाँ पे ब्लड गुजरता है ये डीऑक्सीजनेटेड होता है. इस वजह से स्किन की अपीयरेंस आ जाएगी रेडी ब्लू कॉम्प्लेक्शन विद अ ब्लू रड्डी कॉम्प्लेक्शन विद अ ब्लूइश टिंट. तो ये बीच वाला पढ़ लेते हैं. द क्वान्टिटी ऑफ ब्लड इन द प्लेक्सेस इज ग्रेटली इंक्रीज, ये बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा. फर्दर बिकॉज ऑफ द ब्लड पासिंग स्लगशली थ्रू द स्किन कैपिलरीज बिफोर एंटरिंग द वीनस प्लेक्सस, a larger than normal quantity of hemoglobin is deoxygenated blood यहाँ से गुजरता है. The blue color of all the deoxygenated hemoglobin masks the red color of the oxygenated hemoglobin. Therefore, a person with polycythemia vera bluish type का नज़र आएगा. तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है.